मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पसंद से शादी की थी, क्योंकि जहाँ मेरे माता पिता शादी करना चाहते थे, मैं उस इंसान को पसंद नहीं करती थी और पूरी जिंदगी एक अनचाहे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। शादी वाले दिन जब मैं दुल्हन बनने के लिए पार्लर गई, तो मैंने पहले से तय कर रखा था कि मैं वहीं से भागकर अपने प्रेमी के साथ शादी कर लूंगी। और फिर मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही मैं तैयार होने के लिए पार्लर गई, मैं वहां से भाग गई और उस इंसान से शादी कर ली और हमेशा हमेशा के लिए अपने माता पिता के घर को छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अब उसे घर की दहलीज पर मेरे माँ बाप, मेरे भाई कभी भी मुझे पैर नहीं रखने देंगे। इसलिए मैंने खुद ही उस घर को त्याग दिया। मेरा पति बहुत अच्छा और मोहब्बत करने वाला इंसान था, मगर उसके माता पिता ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। हम दोनों ने अपना अलग एक छोटा सा आशियाना बना लिया। उसने मुझे जिंदगी की हर खुशी दी, हर सुख सुविधा का इंतजाम किया। मैं भी उसे दिलो जान से चाहती थी और उसके साथ बहुत खुश थी। शादी के 2 साल बाद मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। मैंने सबसे पहले यह खबर अपने पति के ऑफिस में कॉल करके उन्हें सुनाई। वो भी मेरी तरह बहुत ज्यादा खुश हो गए थे आने वाले बच्चे की खबर सुनकर। उसी वक्त वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आने की बात कहने लगे, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो आज आखिरी बार घर आ रहे हैं। उसके बाद मैं कभी उन्हें देख नहीं पाऊंगी। काश मुझे पहले से पता होता तो मैं उन्हें रोक देती। वो दफ्तर से खुशी खुशी घर वापस आते हुए भगवान को प्यारे हो गए। मेरे पति की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद मेरे पति आखिरी बार 4 कंधों पर घर वापस आए और हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। यूं मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही बाप के साए से दूर हो गया और मैं भी भरी जवानी में ना सिर्फ विधवा हो गई, बल्कि दुनिया में अकेले रह गई। अपनों को तो मैंने पहले ही त्याग दिया था। गैरों के दर पर जाने वाला जमाना नहीं था। जवान औरत थी, क्या पता कब किसकी नजर बदल जाती। समझ नहीं आ रहा था अब कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। मेरे पति के दूर के रिश्तेदार थी जिन्हें हम मौसी कहते थे, वो भी मेरी तरह इस दुनिया में अकेली थी। अपने सहारे के लिए मौसी को अपने पास ले आई और हम दोनों औरतें मिलकर जिंदगी की गाड़ी को धक्का मारने लगे। मौसी ने मेरा भरपूर साथ दिया। मेरे पति के मरने के चंद महीने बाद मैंने एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया, तो मेरी चिंता में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। जवान अकेली औरत के साथ एक छोटी बच्ची भी आ गई थी, जिसके खाने पीने के साथ साथ उसकी पढ़ाई का भी, उसकी परवरिश का भी बोझ है। वह मेरे नाजुक कंधों पर आ पड़ा। ऐसे में मेरी मौसी ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मेरी बच्ची को घर पर संभाला और मैंने बाहर निकलकर अपने लिए कुछ काम तलाश करना शुरू कर दिया। जल्द ही मुझे पास के ही स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई और यूं मैं वहां पर आने जाने लगी। जिंदगी जैसे तैसे गुजरने लगी थी। मेरी बेटी रमा धीरे धीरे बड़ी होती गई और फिर वह जवान हो गई। मेरी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर थी। मुझे कभी कभी उसकी सुंदरता से डर भी लगता था, क्योंकि गरीबों के घर में सुंदरता एक अभिशाप होती है। मैंने अपनी बेटी की परवरिश और शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया, कोई भी कमी नहीं छोड़ी। मेरे हाथ पैर भी थकने लगे थे। बेटी को जवान करने के बाद माँ होने के नाते मेरी आखिरी चिंता थी मेरी बेटी रमा की शादी हो जाए। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में हो, उसकी बाकी की जिंदगी आराम और सुकून से गुजरे, क्योंकि मेरे घर तो रमा को खुशी नसीब नहीं हुई थी। बहुत जोड़ तोड़कर मैं उसकी पढ़ाई के खर्चे पूरे करती थी। मैंने अपनी बेटी रमा के रिश्ते के लिए स्कूल में बोल रखा था कि कोई अच्छा
रिश्ता नज़र में हो तो ज़रूर बताना। एक दिन स्कूल में बैठी बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी कि मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त कमला मेरे पास आई और मुझे बताने लगी कि उसकी बहन अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। घराना बहुत ही अच्छा खाता पीता है, लड़का भी इकलौता है, तो मैं बस तुम्हारी बेटी का ही रिश्ता यहाँ पर कराना चाहती हूँ। कमला ने अपने प्यार और विश्वास से कहा कि मैं भी खुश हो गई। ऐसे भी वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। काफी सालों से हमारा एक दूसरे के घर आना जाना भी था, इसलिए मैंने उसकी बात मानकर लड़के वालों को घर आने की दावत दे दी। उस दिन मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था कि अब मेरी चिंताएं कम हो जाएंगी और मेरी बेटी जिस घर में शादी करके जा रही है तो बहुत ही पैसे वाला भी था और मेरी बेटी वहाँ सुकून से अपनी जिंदगी बसर करेगी। कुछ ही दिन में कमला की बहन हमारे घर आ गई। जब हमारे घर आई तो सामान से लदी हुई थी। वो मेरी बेटी से पहली ही नजर में बहुत खुश नजर आ रही थी। मुझे सोचने का मौका ही ना दिया और मुझसे हाँ करवाकर ही दम लिया। मैं भी अपनी बेटी के नसीब खुलते देखकर बहुत खुश थी। लड़के वालों ने जल्द ही शादी करने पर जोर दिया, जिस पर मुझे कोई एतराज नहीं था, क्योंकि चंद मुलाकातों में ही लड़के को मैंने भी देख लिया था। लड़का मुझे बहुत पसंद आया था। इस रिश्ते का सबसे बड़ा मेरा मकसद था कि लड़के का घराना बहुत छोटा था, छोटे परिवार से था। लड़का लड़की के पिता भी सुदुनिया में नहीं थे, वहाँ और एक छोटी बहन ही थी, और दूसरा मेरी सबसे अच्छी दोस्त कमला की बहन का लड़का था। इसलिए मुझे विश्वास था कि घर बार बहुत ही अच्छा होगा, मेरी बेटी खुश रहेगी। मैं दिन रात लगाकर अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी से अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करना शुरू कर दी। मैं शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। सब कुछ जो एक माँ दे सकती थी मैंने देकर अपने आशीर्वाद के साथ में अपनी बेटी को विदा कर दिया। आज मुझे अपने आप पर बहुत हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा ली है। हालांकि बेटी के जाने का दुख तो था, लेकिन इससे तो हर माँ को गुजरना पड़ता है। बेटी तो पराया धन होती है, उसे एक ना एक दिन तो पराये घर जाना ही होता है। शादी के बाद मेरी बेटी 2-3 बार मायके आई थी, तो उसके चेहरे पर अंदरूनी सच्ची खुशी चमक रही, जिसे मैंने अंदाजा लगाया कि वह अपने घर पर खुश है और सुकून से है। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी थी कि मेरा सपना पूरा हो गया, कि मेरी बेटी की शादी एक अमीर घर में हुई है। लेकिन कुछ महीने बाद जब मेरी बेटी मुझसे मिलने आई तो उसने मुझे यह बताकर बेचैन कर दिया कि वो अपनी सास के साथ गांव में रहने जा रही है, क्योंकि उसके पति को काम के सिलसिले में बाहर भेजा जा रहा था और इतने बड़े शहर में वो और सास दोनों अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए अपने मकान गांव में जाकर रहेंगी। मैं अपनी बेटी की जुदाई का सुनकर बहुत उदास थी, क्योंकि मैंने कभी अपनी बेटी को खुद से इतनी दूर नहीं किया था। लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं दिल पर पत्थर रखकर उससे मिलने गई और वो भी मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई और सास के साथ गांव चली गई। मैं उसके जाने के बाद कुछ दिन तो बहुत उदास रही, मगर रोज रमा अपनी खैर खबर मुझे देती रही, तो मेरी भी उदासी फिर खत्म हो गई। और फिर एक दिन रमा ने बताया कि वो पेट से है। सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। मैं रोज फोन पर रमा की खैर खबर लेती थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी खबर आना कम होने लगी। हमेशा उसके सास ही फोन पर बात करती और बताती कि उसकी तबीयत अच्छी है, अब पूरी तरह आराम करेगी, इसलिए उसे कम ही उठाते हैं। अभी रमा सो रही है, उसके आराम का समय है, इसलिए आपकी बात नहीं करवा सकती। मुझे अपनी बेटी की सास के बोलने के अंदाज में सच्ची माँ जैसी मोहब्बत महसूस होती थी, तो मैं अपने भगवान का धन्यवाद करती कि मेरी बेटी को माँ जैसी सास मिली है। लेकिन एक रात एक ऐसी खबर आई
कि उसने मेरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। एक रात मेरी बेटी के ससुराल से फोन आया कि आपकी बेटी की अचानक तबीयत खराब होने से उसकी मौत हो गई है। मेरे लिए यह खबर किसी तूफान से कम ना थी। इस जानलेवा खबर ने मेरी कमर तोड़ दी और मैं कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं रह गई। जब कुछ होश आया तो मैं चीखें मार मार कर रोने लगी। मेरी इकलौती बच्ची ही तो थी मेरा सब कुछ। रमा के अलावा मेरा दुनिया में था कौन। रोते रोते मेरी आवाज बंद हो गई, गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मुझे तो अपनी बेटी के ससुराल गांव का भी पता नहीं था। मुझे अपनी बेटी से मिलने जल्दी गांव पहुंचना था। मैंने अपनी दोस्त कमला को कॉल की तो उसने मुझे बताया कि वो पहले ही गांव में आई हुई है। मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ तो अता पता दे जिससे कि आखिरी बार तो मैं अपनी बेटी को देख सकूं। उसने मुझे अपनी जान छुड़ाने वाले अंदाज में गांव का पता बताया और जल्दी से फोन बंद कर दिया। मैं तो अपनी बेटी की गम में ही रोकर बेहाल हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त जैसे तैसे खुद को संभाल कर गांव पहुंची। मैंने फोन पर अपनी समधन से खुशामद की थी कि मेरी बेटी का अंतिम संस्कार अभी ना किया जाए। मैं आखिरी बार अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के घर पहुंच गई तो पूरा घर लोगों से भरा हुआ था, लेकिन एक बात हैरान कर देने वाली थी। मेरी बेटी को एक अलग कमरे में रखा गया था। उसको मोटे से कंबल में लिपटा कर रखा गया था। मैं रमा से लिपट लिपट कर रोने लगी। पति के मरने के बाद रमा ही तो थी मेरे जीने का इकलौता सहारा। अब वो भी मुझे छोड़कर चली गई थी। नहाड़े मार मार कर रो रही थी। कुछ औरतों ने मुझे रमा से अलग कराया और कहा कि अब अंतिम संस्कार का समय हो गया है, आप हिम्मत बांधे। जो दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। मेरी बेटी के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू होने लगी। मैं एक तरफ से पड़ी हुई थी। तभी मुझे पानी पिलाने के बहाने एक नौकरानी मेरे पास आई। उसने मेरे कान में कहा, आप अपनी बेटी के साथ उस कमरे में अकेले 5 मिनट तक रुके। नौकरानी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। आखिर कुछ तो राज है मेरी बेटी की मौत का। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और रमा के सास से कहा, प्लीज अब तो मेरी बेटी मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने बेटी के साथ अकेले कमरे में रहने दें। मैं कुछ समय सुकून से अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहती हूँ। प्लीज मेरी विनती को जरूर मान लें। रमा की सास ने देर तक मुझे देखा और फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने मुझे मेरी बेटी के कमरे में छोड़ दिया और सबको उस कमरे से निकल जाने को कहा। अब उस कमरे में मैं और मेरी बेटी रमा बचे थे। मैं जोर जोर से रो रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपनी बच्ची को अपने सीने में छुपा लूं। तभी कमरे की पिछली खिड़की की तरफ से वही नौकरानी अंदर आई। मुझे उसी नौकरानी का इंतजार था, क्योंकि वही मुझे बता सकती थी कि रमा की मौत का राज क्या है। नौकरानी के पास गई और उसे अपने पास बिठा कर कहा, प्लीज मुझे जल्दी बताओ, आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहती थी। उस नौकरानी ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारी बेटी रमा जिंदा है। अगर यकीन ना हो तो तुम चेक करके देख सकती हो। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने दोबारा रमा का चेहरा देखा। उसके होठ, उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर ठंडा था। उसके जिंदा होने की कोई चांस नहीं थी, लेकिन मैं नौकरानी की बात को झुठला नहीं सकती थी। कोई औरत भला इस नाजुक समय पर मजाक क्यों करेगी एक माँ के साथ। मैंने उसके होठों के पास अपने कान रख दिए। उसकी नब्ज को बहुत ढूंढने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे हल्की हल्की सांस रमा की चल रही है। नौकरानी सही कह रही थी, मेरी बेटी जिंदा थी। लेकिन मैं क्या करूं? जरूर ये लोग बहुत ही शातिर लोग हैं।
उन्होंने मेरी बेटी को कुछ ऐसा खिला दिया कि उसका शरीर ठंडा और नीला पड़ चुका था। लेकिन मैं क्या करूं? अपनी बेटी को शातिर लोगों से कैसे बचाऊं? मेरे पास अब वही नौकरानी थी, मेरी मदद कर सकती थी। मैं जल्दी से उसके पास गई, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैंने कहा, प्लीज मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसके साथ ही मैंने अपनी कलाइयों से 2 सोने के कंगन उतारकर उस नौकरानी के हाथों में दे दिए। ये कंगन मेरे पति की आखिरी निशानी थी, जो हर वक्त मैं अपने हाथों में पहने रहती थी। मैंने उससे कहा कि वो मेरी बेटी को इस खिड़की के रास्ते से ले आए और किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दे। नौकरानी, जिसका नाम रेनू था, उसने अपनी जेब से छोटा सा मोबाइल फोन निकाला और किसी को फोन करके उस कमरे की खिड़की के पास बुला लिया। 2 मिनट बाद एक खिड़की के नीचे 2 औरतें खड़ी थीं। मैंने और रेनू ने रमा को खिड़की से नीचे उतार दिया। वो दोनों औरतें रमा को लेकर चली गईं। रमा की जगह मैं कफन ओढ़कर लेट गई। मैं चाहती तो मैं भी भाग सकती थी, लेकिन मैं नहीं भागी। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं थी। मुझे सच जानना था कि आखिर इन लोगों ने मेरी रमा के साथ क्या किया है। रेनू ने मुझे बहुत समझाया कि आप यहाँ से भाग जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग आपको कोई नुकसान पहुँचा दें। आपको सच्चाई जाननी है तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मैंने रेनू से कहा कि नहीं, इन लोगों को रंगे हाथ करना चाहती। जब ये सब बातें हो रही थी कि दरवाजे पर हरकत हुई, तो रेनू ने मेरा चेहरा अच्छे से कफन से ढक दिया और सबसे कहा कि बहुरानी की माँ बहुरानी से आखिरी बार मिलकर खिड़की के रास्ते से चली गई है। सबसे पहले कमरे में रमा की सांस आई कि कहने लगी कि खिड़की से क्यों गई, दरवाजे से भी तो जा सकती थी। जिस पर रेनू ने कहा कि मालकिन, बहुरानी की माँ जी कह रही थी कि अब इस खानदान से मेरा कोई संबंध नहीं। उन्होंने मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखा और वो मर गई। इसलिए मैं इन लोगों का मुंह देखना नहीं चाहती। पहले तो इसलिए मैं खिड़की से जा बोलती थी। रेनू के मुंह से यह बात सुनते ही रमा की सांस में जहर उगल रही, मेरे बारे में उल्टे सीधे शब्द। लेकिन वो इंतजार में थी कि मुझे कुछ सुराग मिले कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, जिससे कि मैं लोगों के मुंह पर ही इनका तमाशा बना सकूं, उनके हाथ पकड़ सकूं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे अंतिम संस्कार के लिए मुझे लेकर चल पड़े। मेरी चिता तैयार कर दी गई थी। मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसे ही लेटी रहती तो ये लोग मुझे चिता पर रख कर मेरी चिता को आग लगा देते। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं अपना दिमाग चलाने लगी। इतनी देर में लोगों ने मुझे चिता पर लिटा दिया और चिता को आग भी लगा दी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि जितने भी लोग मेरे अंतिम संस्कार में आए हुए थे, सब एकदम से भाग खड़े हुए और तभी मुझे रेनू ने चिता से बाहर खींच लिया। अभी आग बाहर की लपटों में ही लग पाई थी। रेनू मुझे खींचकर जल्दी से एक वीरान जगह की तरफ ले गई, जहां कोई आता जाता नहीं था। मैं उस समय बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने मुझे जल्दी से पानी पिलाया और उसने मुझे बताया कि मैंने ही फोन करके कहा था कि रमा बहुरानी का भूत मैंने कमरे में देखा है। उनकी आत्मा कमरे में घूम रही है। यही सब सुनकर वो लोग डर के मारे भाग गए थे। मेरी सांसें थोड़ी मेरे कंट्रोल में हुई तो रेनू मुझे लेकर एक झोपड़ी में चली आई, जहां उसने मेरी बेटी को रखा हुआ था। मैं रेनू के पैरों में गिर गई और उसने आज मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई थी। मैंने रेनू से कहा, रेनू मुझे सारी सच्चाई बता, ये लोग मेरी बेटी को क्यों मारना चाहते थे। फिर रेनू ने मुझे बताया कि बहन जी, जब से रमा बेटी की सास रमा को लेकर आई थी, तभी से मैं देख रही थी कि रमा की सास
रोज दूध में मिलाकर रमा को कुछ पिला रही थी। एक दिन मैंने पूछा तो मुझे डांट दिया और कहा कि यह तो मेरी बहू की होने वाले बच्चे की सेहत के लिए है। ये बहुत ही अच्छा पाउडर है, इसे पीने से रमा बहुत ही अच्छे सेहतमंद बच्चे को जन्म देगी। मैं चुप हो गई, लेकिन धीरे धीरे रमा की तबीयत खराब होने लगी थी और फिर एक दिन रमा ने अपना बच्चा भी खो दिया। उस दिन मैं समझ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है और कोई ताकत का पाउडर नहीं, कोई ऐसी दवा है जो अंदर ही अंदर रमा को नुकसान पहुंचा रही है। जब से रमा ने अपना बच्चा खो दिया तब भी रमा की सास नहीं मानी थी और रोज वही पाउडर रमा को पिला रही थी। मैं रमा की सास के इरादे भाप गई थी कि वो रमा को भी मारना चाहती हैं। इसलिए मैंने अपनी जानने वाली से जहरीली बूटी ली। इसे खाने से इंसान का शरीर ठंडा पड़ जाता है और रमा की सास को लगा कि उसका नुस्खा काम कर गया और रमा इस दुनिया से चली गई। इस जड़ी बूटी का इलाज कर दिया जाए तो इंसान की जान बच सकती है। रमा की जान बचाने के लिए जहरीली जड़ी बूटी मैंने रमा पिला दी। जड़ी बूटी पीने से कुछ देर में उसका शरीर नीला पड़ गया और शरीर ठंडा पड़ गया और कुछ देर बाद रमा के दिल की धड़कन रुक गई। रमा की सास को लगा कि उसका नुस्खा काम कर गया और रमा इस दुनिया से चली गई। सारी कहानी सुन रेनू चुप हुई। रेनू की कहानी सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में भी सनसनी दौड़ गई थी। वो लोग मेरी बेटी को जान से मारना चाहते थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 8 दिन तक मेरी बेटी का इलाज रेनू करती रही, रोज जड़ी बूटी पीस कर पिलाती रही। जब रमा बिल्कुल ठीक हो गई तो रात के अंधेरे में मैं उसे लेकर अपने पास आ गई। मैंने अब तक उसे सबसे छुपा कर रखा था, किसी को नहीं बताया था कि मेरी बेटी जिंदा है। और मैं ठंडे दिमाग से सोच रही थी कि अब आगे मुझे क्या कदम उठाना चाहिए। मैंने रमा को सारी सच्चाई बताई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। हाँ, कितनी देर तक वो घुटने में सर झुकाकर रोती रही थी। कहने लगी, मम्मी, मेरी सास ने तो कभी मेरे साथ बुरा रवैया नहीं रखा था, हमेशा मुझे बेटी की तरह प्यार किया, लेकिन धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब होने लगी थी और मैंने अपना बच्चा भी खो दिया। ऐसी हालत में मेरी सास ने मेरा साथ दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस दूध को मैं अमृत समझकर पी रही, वही दूध मेरी जिंदगी लेने वाला था। मैंने तो रमन को दिलो जान से प्यार किया था। रमन भी मुझसे कितना प्यार जताते थे, लेकिन मम्मी, मुझे लगता है रमन इस सब में शामिल नहीं। मुझे लगता है रमन अब भी मुझसे प्यार करते हैं। मुझे रमन को कॉल करना चाहिए, लेकिन मैंने रमा को रोक दिया। मैं अभी पूरी तरह श्योर नहीं थी कि रमन रमा को प्यार करता है या नहीं। इस पूरी साजिश में हो सकता है रमन का भी हाथ हो। एक दिन मार्केट गई हुई थी तो मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान हो गई। मैंने वहां रमन को देखा। रमन किसी लड़की के साथ हाथों में हाथ डाले घूम रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी चमक दिखाई दे रही थी। रमा के मरने का कोई गम उसके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था और रमन की ये खुशी देखकर मुझे समझते देर न लगी कि रमन भी इस सब में शामिल था। मैं और चुप नहीं बैठ सकती थी। मैं उन लोगों को खुला नहीं छोड़ सकती थी जिन्होंने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की। मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई और सारी कहानी पुलिस के सामने सुना दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। मैं पुलिस के साथ रमन के गांव पहुंच गई। पहले तो रमन की माँ और रमन मुझे इस तरह देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह गए थे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने खुद को संभाल लिया। पुलिस ने जब सारा मामला उनके सामने खुलकर रखा तो रमन की माँ साफ मुकर गई और कहने लगी, मैं तो अपनी बहू को इतना प्यार करती थी, उसकी इतनी देखभाल करती थी, उसकी मौत तो नेचुरल थी,
हमने इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। गांव वालों ने भी गवाही दी कि रमन का परिवार बहुत अच्छा परिवार है, पूरे गांव की मदद करता है, वह किसी की जान नहीं ले सकता। लेकिन पुलिस ने किसी का विश्वास नहीं किया और पूरे घर की तलाशी ली और फिर रमा की सास के कमरे से वही दवा मिल गई जो वो रमा को रोज पिलाती थी। रमा के साथ दवा को रमन की सास दवा को अभी तक फेंक नहीं पाई थी। शायद उसे विश्वास था कि उससे सवाल जवाब करने कोई नहीं आएगा। पुलिस उन सब लोगों को अरेस्ट करके थाने ले गई, जहां पर पुलिस ने सबकी अच्छे से खातिरदारी की। पुलिस की मार से रमन की मां ने सारा सच उगल दिया। रमन के मां ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, उसने ही रमा और उसके बच्चे की जान दी है और ये सब उसके प्लान का एक हिस्सा था। और जब रमन की मां ने पूरी कहानी सुनाई तो मैं कांप गई थी। 20 साल पुराने जख्म से ताजा हो गए थे। रमन की मां ने बताया, 20 साल पहले जब तुम्हारा रिश्ता मेरे भाई के साथ तय हुआ था तो उस समय हम सब बहुत खुश हुए थे। बहुत मुश्किलों से हमारा भाई शादी के लिए माना था। इकलौता भाई था, उसके खुशियां हमें बहुत प्यारी थी। मेरे भाई नितिन ने तुम्हें कहीं देख लिया था और तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था। उसने कहा था अगर शादी करूंगा तो उसी लड़की से, वरना नहीं करूंगा। और फिर भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता भी हो गया था। भाई देर रात तक तुम्हारी बातें करता था। तुम भाई को बिल्कुल भी घास नहीं डालती थी। तुम्हारे हाथों में अंगूठी पहनकर तुम्हारे हाथों पर जब भाई ने चूम लिया था तो तुमने भाई के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया था और कहा था कि तुम भाई से नफरत करती हो और किसी और से प्यार करती हो और तुम मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहती। बस यही सदमा मेरे भाई को ले गया और उसने अपनी जान ले ली। हम बहनें यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। मैंने और कमला ने उसी समय तय कर लिया था कि हम अपने भाई का बदला लेकर रहेंगे। तुमने तो भागकर अपने आशिक के साथ शादी कर ली थी और मेरा भाई इस दुनिया से ही चला। हम अपने इकलौते भाई का दर्द भुला नहीं पा रहे थे। मेरी बूढ़ी माँ भी मेरे भाई के गम में चल बसी थी। और फिर तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे पति का जो एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। तुम्हारे पति के बाद भी हमें सुकून नहीं मिला था तो हम हर पल तुमको मरता तड़पता देखना चाहते थे। इसलिए तुम्हारे पास एक इकलौती खुशी थी, तुम्हारी बेटी, उसे भी छीन लेना चाहते थे। इसलिए कमला ने तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाई और फिर मैं तुम्हारी बेटी से पल पल बदला लेने लगी। रमा के साथ के मुंह से ये बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने पति को याद करके मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। और तभी रेणु मेरी बेटी रमा को ले आई। रमा को जिंदा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने सारी कहानी पुलिस के सामने रख दी कि कैसे मैंने अपनी बेटी की जान बचाई। अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। पुलिस ने उन लोगों को जेल में डाल और उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की गई। कुछ समय बाद ही मैंने रमन और रमा का तलाक करवा दिया। गुनाहगारों को उनके गुनाहों की सजा मिल गई। मेरी बेटी भी उनके चंगुल से छूट गई थी, लेकिन मेरे निर्दोष पति बिना किसी दोष के ही इस दुनिया से चले गए थे। ये तो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा, लेकिन मैंने खुद संभाला, क्योंकि अगर मैं टूटकर बिखर जाती तो फिर रमा को कौन संभालता। रमा का तो सब कुछ बर्बाद हो गया, उसका सब कुछ लुट चुका था। रमा ने रमन को सच्चे दिल से प्यार किया और जब दिल टूट जाता है तो उसकी तड़प तो बहुत बुरी होती है। रमा अंदर से टूट चुकी थी। मैं हर वक्त रमा की दिलजोई में लगी रहती थी। धीरे धीरे रमा समझने लगी और फिर उसने एक नौकरी कर ली। अब हम माँ बेटे की जिंदगी रूटीन पर लौटने लगी थी। मैं रमा से जिद करती कि
वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन रमा मानती ही नहीं। और मैं अब उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब रमा मेरी बात मानकर अपना घर बसा लेगी। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया है कि भले ही लड़का अमीर ना हो, लेकिन मेरी बेटी से सच्चा प्यार करने वाला। आप लोग भी दुआ करना कि मेरी बेटी को सच्चा प्यार करने वाला पति मिले।